हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले अभी तक हम अपने पिछले 8 चैप्टर कंप्लीट करके आ चुके हैं। बहुत डिटेल में हमने एक एक चैप्टर्स को पढ़ा है, काफी अच्छे से उनको समझा है। तो अगर आपको पिछले किसी भी चैप्टर को देखना है तो उनके वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलिए ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब सबसे पहले बात करें कि आखिर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता क्या है। तो अभी तक हमने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, इससे पहले हम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आ रहे हैं वो सब एक अलग चीज है, और ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आज हम पढ़ेंगे ये एक अलग चीज है। तो देखते हैं एक बार इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो ये हमारे सामने एक एग्जांपल है, दो पार्टीज हैं एक्स और वाई। एक्स जो है अपनी कार सेल करना चाहता है वाई को 1 लाख रुपीस में। तो एक्स अपनी तरफ से ऑफर देता है, वाई उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्स और वाई के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है जिसके अंदर सभी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूरे होते हैं, इसीलिए ये एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स और वाई के बीच हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये सभी बातें हम देख के आ चुके हैं, किस तरीके से हमारा एग्रीमेंट बनता है, किस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर एक्स और वाई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे सभी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी है, कॉम्प्लीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी है, कंसिडरेशन भी है, म्यूचुअल एंड फ्री कंसेंट भी है, और भी जितने भी हमारे एसेंशियल एलिमेंट है सभी कुछ प्रेजेंट है। तो ये हमारा एक्स और वाई के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना। अब अगर मैं बात करूं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आप देखो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देखो। A person X orders some perishable item pizza online by providing his address and paying for the same। तो यहाँ पर एक पर्सन है X, उसने एक पिज्जा ऑर्डर करा। ऑर्डर करते समय उसने अपना एड्रेस भी फिल कर दिया और ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी। तो यहाँ पर जो X है उसने एडवांस पेमेंट कर दी। अब जब डिलीवरी की बात आई, पिज्जा डिलीवरी की बात आई, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स यानी पिज्जा, द डिलीवरी मैन डिलीवर देम टू द रॉन्ग एड्रेस वाई। तो यहाँ पर जब डिलीवरी की बात आई तो डिलीवरी बॉय ने एक्स के पास डिलीवरी करने की जगह रॉन्ग एड्रेस पे डिलीवरी कर दी। किसके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया? वाई के एड्रेस पे। अब जनरली वाई को क्या करना चाहिए, अगर वाई के पास पिज्जा आता है और उसने वो पिज्जा नहीं मंगाया तो वाई को मना कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वाई ने क्या करा, वाई ने पिज्जा की डिलीवरी ले ली और पिज्जा खा भी गया। वाई बोला मुझे क्या करना, मेरे पास फ्री का पिज्जा आ गया, बात खत्म। इंस्टेड ऑफ डिनाइंग द डिलीवरी द रिसीविंग पार्टी, रिसीविंग पार्टी कौन है यहाँ पर? वाई। वाई हमारी यहाँ पर रिसीविंग पार्टी है जिसने पिज्जा रिसीव करा है। रिसीविंग पार्टी एक्सेप्ट द ऑर्डर एंड कंज्यूम द सेम। तो अब सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पर वाई को उस पिज्जा की पेमेंट करनी पड़ेगी? वाई ने वो पिज्जा कंज्यूम कर लिया तो क्या लॉ वाई को लायबल करेगा कि वो एक्स को उसके पिज्जा के पैसे वापस करे? यहाँ पर पेमेंट एक्स ने करी और पिज्जा कंज्यूम कर गया वाई, तो ये तो गलत बात हो गई, एक्स के साथ गलत हो गया। तो यहाँ पर केस गया कोर्ट में। कोर्ट ने क्या जजमेंट सुनाया? The case went to the court and the court then ordered to issue a quasi contract। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का केस है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू विच रिसिपिएंट वाई हैज टू पे बैक द कॉस्ट ऑफ आइटम टू द पार्टी हु पेड फॉर देम इनिशियली। तो यहाँ पर वाई को उस आइटम की, जो आइटम मंगाई गई थी, क्या मंगाया गया था? पिज्जा। पिज्जा की कॉस्ट एक्स को पे करनी होगी। एक्स ने जो पिज्जा ऑर्डर करा था उसका पिज्जा उसके पास नहीं पहुंचा, उसका पिज्जा वाई कंज्यूम कर गया। तो अब वाई की ये लायबिलिटी बनती है कि वो एक्स को उसके पिज्जा की कॉस्ट पे करे। सो इन दिस केस द बेनिफिट ऑफ द गुड्स हैव बीन एंजॉयड बाय द रिसीविंग पार्टी। यहाँ पर जो गुड्स है उसका बेनिफिट किसने एंजॉय करा? वाई ने, रिसीविंग पार्टी ने। तो यहाँ पर अब रिसीविंग पार्टी यानी जो वाई है वो बाउंड हो गया कि वो कंपनसेट करेगा एक्स को। रिसीविंग पार्टी इज बाउंड टू कंपनसेट द फॉर्मर पार्टी यानी जो एक्स है हमारा। लेकिन यहाँ पर वाई ने बोला कि एक बात बताओ कि मैं एक्स को पैसा क्यों दूं? क्या एक्स और मेरे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? हमारे बीच कोई एग्रीमेंट हुआ था कि मैं तुम्हारा पिज्जा खाऊंगा और बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा? ऐसी कोई बातचीत हुई थी? मेरे पास एक पिज्जा आ गया, मैंने तो मंगाया नहीं था, मेरे पास आ गया तो मैं खा गया, बात खत्म। अब मैं इसके पैसा क्यों दूं? तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि भले ही एक्स और वाई के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, कोई इन दोनों के बीच पहले बातचीत नहीं हुई थी इस चीज को लेकर, लेकिन यहाँ पर वाई ने एक्स के गुड्स के बेनिफिट्स को एंजॉय कर लिया। वाई को ये भी तो किसी ने नहीं कहा था कि एक्स के पिज्जा को कंज्यूम कर ले, लेकिन वाई ने तब भी कंज्यूम कर लिया ना। दूसरे के गुड्स के बेनिफिट को अगर आप कंज्यूम करते हो तो ये आपकी लायबिलिटी बनती है। लॉ आपके ऊपर ये लायबिलिटी इंपोज करता है कि आप उस गुड्स के पैसे ओरिजिनल ऑनर को पे करोगे। तो ये बन गया हमारा एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वाई जो है एक्स को पेमेंट करेगा। क्वाजी का मतलब होता है एज इफ। एज इफ का मतलब जैसे कि। लॉ कहता है यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन हम मानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। असलियत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, दोनों में से किसी पार्टी ने कोई ऑफर एक्सेप्टेंस की कोई बातचीत नहीं करी, कोई म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर वाई के ऊपर ड्यूटी इंपोज होगी कि वो एक्स को पेमेंट करे। एक बार इसकी डेफिनेशन देखो, आपको समझ में आएगा। द टर्म क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मींस एज इफ और सिमिलर टू। एज इफ का मतलब हो गया जैसे कि, या सिमिलर टू का मतलब भी सेम ही हो गया। क्वाजी का मतलब हो गया जैसे कि, एज इफ
और कॉन्ट्रैक्ट आगे लिखा हुआ है। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सभी राइट और ऑब्लिगेशन आ जाते हैं जो राइट और ऑब्लिगेशन एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं। यानी अगर आप एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसके अंदर आप ऑफर एक्सेप्टेंस देकर सभी एसेंशियल एलिमेंट को पूरा करते हो, उसके अंदर जो भी राइट्स और ड्यूटीज होती हैं वो सभी राइट्स और ड्यूटीज जो हैं इस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी होती हैं। ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एकदम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही सिमिलर होता है, बस फर्क यह है कि जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड करती है, म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक ऑफर देता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है और दोनों अपनी मर्जी से अपनी राइट्स और ड्यूटीज को तय करती हैं। लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज के बीच कोई भी बातचीत नहीं होती, किसी भी तरीके का कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट तो किसी अनजान पर्सन के बीच भी बन सकता है। हम कह सकते हैं इसको ये जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। इट आल्सो क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, यहाँ पर भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं, पार्टीज की लायबिलिटी क्रिएट होती है। इन रियलिटी इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एक्चुअल में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिंस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट एक्सेट्रा आर नॉट प्रेजेंट, तो कोई भी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर पार्टीज की कोई इंटेंशन भी नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की। इट इज एन ऑब्लिगेशन व्हिच द लॉ क्रिएट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में लॉ जो है पार्टीज के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करता है, यानी ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। सच ऑब्लिगेशन इज इंपोज्ड बाय लॉ, लॉ इस ऑब्लिगेशन को इंपोज कर रहा है, आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये हम एग्जांपल देख चुके हैं, आगे बात करें। तो अभी अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ते चलो। आगे हम कई सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। अगर बात करें द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डू नॉट यूज द टर्म क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सच ऑब्लिगेशन, तो जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा कोई भी टर्म इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यूज नहीं करा गया है। तो फिर हम इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये लिखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही है, लेकिन लिखा किस तरीके से है उसको देख लेते हैं। इट डिस्क्राइब द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एज सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्राइब करा गया है सर्टेन रिलेशंस, यानी पार्टीज के बीच आपस में एक सर्टेन रिलेशन बनेगा जो रिजेंबलिंग का मतलब क्या होता है? सेम एज इट इज होगा, किसकी तरह? जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, यानी जिस तरीके से हमारा जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके अंदर जो रिलेशन होते हैं वही सभी सेम रिलेशन हमारे इस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे। दीज आर कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज द रिजल्ट ऑफ दीज ऑब्लिगेशन रिजेंबल्स दोज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज अंडर सच रिलेशन आर पुट इन द सेम पोजीशन एज इफ देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। तो जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज की पोजीशन होती है वही पोजीशन यहाँ पर भी पार्टीज की होगी, वही लायबिलिटीज होंगी, वही राइट्स होंगे। ये जो हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है ये एक बेसिस पे चलता है, यानी एक प्रिंसिपल पे चलता है। एक प्रिंसिपल है हमारा इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इक्विटी मतलब इक्वालिटी, जस्टिस मतलब सभी को जस्टिस मिलना चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। गुड कंसाइंस मतलब आप जो है एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हो, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो वो तभी होगा जब सभी के बीच इक्वालिटी होगी और सभी को जस्टिस मिलेगा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है उसका बेस क्या होता है? इक्विटी, जस्टिस एंड good conscience. They aim at prevention of unjust enrichment, that is no man must grow rich out of another person's cost. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो हमारा प्रिंसिपल है इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस का, इसका एम क्या है? इसका एम है अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अब ये अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है? ये एक मैक्सिम है, मैक्सिम मतलब कहावत। इसका मतलब क्या है? नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स कॉस्ट, यानी कोई भी पर्सन रिच नहीं हो सकता दूसरे पर्सन की कॉस्ट पर। एक पर्सन का नुकसान हो रहा है, किसी पर्सन की कॉस्ट लग रही है और आप उसकी कॉस्ट के ऊपर रिच हो रहे हो, तो ऐसा लॉ होने नहीं देगा। कभी भी किसी के हक के बेनिफिट को नहीं मार सकते। यहाँ पर हमारे एग्जांपल के अंदर जो पिज्जा था वो किसका था? किसका राइट था उसके ऊपर? उसके ऊपर एक्स का राइट था क्योंकि एक्स ने पैसा पे करा था, लेकिन एक्स के पिज्जा को, एक्स का हक था उस पिज्जा के ऊपर जिसको वाई ने कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर भी अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रिंसिपल लगा था। वाई ने जो है एक्स के पिज्जा को कंज्यूम किया, यानी दूसरे की कॉस्ट पर खुद बेनिफिट उठाया, तो इसलिए लॉ ने वाई को बोला कि वो एक्स को उसके पिज्जा के पैसे वापस करे। तो अनजस्ट एनरिचमेंट के बेस पर ही हमारा ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। अभी हम कई सारे और एग्जांपल देखेंगे, वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सेलिएंट फीचर की बात करें, कुछ सेलिएंट फीचर्स है हमारे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। सबसे पहला फीचर हमारा इन द फर्स्ट प्लेस सच अ राइट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी। तो यहाँ पर जो राइट मिलता है वो कौन सा राइट मिलता है? राइट टू मनी का। एक्स के पास राइट है कि वो वाई से पैसा क्लेम कर सकता है, अपने पिज्जा का पैसा वापस मांग सकता है। एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज टू अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। अब ये लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी क्या होता है? लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी का मतलब आप समझ सकते हो लिक्विडेटेड डैमेजेस। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे अपने एक चैप्टर के अंदर, वहां पर हम लिक्विडेटेड डैमेजेस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब हो गया एक जेन्युइन और फेयर प्राइस। तो जो भी जेन्युइन और फेयर प्राइस बनेगा
होगा वो लौटाना होगा, तो जो भी जेन्युइन फेयर कॉस्ट होगी वही हमारा राइट टू मनी बनेगा। तो अभी के लिए लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी के ऊपर आप मत जाओ, वो हम आगे देख लेंगे अपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर के अंदर, वहां पर अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखें, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज कंसर्न बट इट इज इम्पोज बाय लॉ। तो यहाँ पर पार्टीज के बीच कोई एग्रीमेंट तो नहीं होता, जो भी ऑब्लिगेशन इंपोज करेगा वो लॉ इंपोज करेगा, तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। थर्ड है हमारा, it is a right which is available not against the whole world but against a particular person or persons only। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर हमें एक राइट मिलता है, और वो राइट कौन सा है, वो राइट है हमारा राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो कौन सा राइट मिलता है वो हमें बता दिया। अब ये भी बता रखा है कि कौन सा राइट नहीं मिलता, तो कौन सा राइट नहीं मिलता, राइट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड। अब ये दोनों राइट होते क्या है, इनके अंदर होता क्या है वो हमें जानना है। तो समझते हैं आखिर राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन क्या होता है या फिर राइट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड क्या होता है। तो ये देखो नीचे, राइट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं राइट इन रेम, यानी जो आपको राइट मिलता है अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज वो राइट आपका राइट इन रेम कहलाता है। और जो राइट आपको राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक इंडिविजुअल, जो राइट आपको एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर मिलता है वो राइट कहलाता है आपका राइट इन पर्सोनम। अब ये राइट इन पर्सोनम क्या होता है, राइट इन रेम क्या होता है, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन क्या होता है, राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज क्या होता है, इस चीज को हमें समझना है। तो इसको समझते हैं हम कुछ एग्जांपल से। एग्जांपल देखो यहाँ पर सबसे पहला हमारा ये एग्जांपल है जिसके अंदर दो पार्टीज हैं, इफ एक्स सेलर एंड वाई परचेजर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड। एक्स और वाई यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, सेल ऑफ लैंड का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एक्स जो है सेलर है यानी ये लैंड को सेल कर रहा है, और वाई जो है बायर है, परचेजर है, जो लैंड को परचेज कर रहा है। तो एक्स और वाई के बीच लैंड की सेल को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें वाई के पास एक राइट आया, और वो राइट कौन सा राइट है, वाई विल ओनली हैव राइट इन पर्सोनम अगेंस्ट एक्स। तो यहाँ पर वाई के पास एक राइट है जो कि है हमारा राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम क्या होता है, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पर वाई के पास जो राइट है वो सिर्फ एक्स के अगेंस्ट है। वाई के पास राइट क्या है, वाई परचेजर है, तो परचेजर के पास क्या राइट होता है, परचेजर के पास राइट होता है कि जिस चीज को वो परचेज करने जा रहा है वो चीज उसके पास सही से पहुंच जाए। तो यहाँ पर वाई एक्स से लैंड का क्लेम कर सकता है कि टाइमली जो है लैंड उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाए। एक्स जो है बिना कोई आनाकानी करे, बिना कुछ गड़बड़ करे, वाई के नाम पर जो है सही से लैंड को ट्रांसफर कर दे। तो यहाँ पर वाई के पास राइट इन पर्सोनम है, यानी वो एक्स के अगेंस्ट अपने राइट को इस्तेमाल कर सकता है और लैंड की डिमांड कर सकता है। अब ये बताओ इसको हमने राइट इन पर्सोनम ही क्यों कहा, क्योंकि वाई क्या किसी और से अपनी लैंड की डिमांड कर सकता है, एक्स के अलावा किसी और से लैंड मांग सकता है, एक्स के अलावा लैंड को लेकर किसी और के खिलाफ केस कर सकता है, किसी और के खिलाफ अपने राइट को इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल नहीं। जब एक्स और वाई के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जिस चीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस चीज को लेकर वाई का राइट सिर्फ एक्स के अगेंस्ट है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं एक्स का क्या राइट है, एक्स के पास राइट है कि जैसे ही वो लैंड को ट्रांसफर करेगा वाई के फेवर में, वैसे ही एक्स जो है उससे सेल प्रोसीड मांग सकता है, यानी जो लैंड का प्राइस है, जिस प्राइस पर लैंड को बेचा गया है वो प्राइस वाई से डिमांड कर सकता है। तो एक्स के पास राइट है पैसा डिमांड करने का, किसके अगेंस्ट, वाई के अगेंस्ट। तो एक्स के पास भी यहाँ पर राइट इन पर्सन है, किस चीज को लेकर, सेल प्रोसीड को लेकर, किसके अगेंस्ट है, वाई के अगेंस्ट। उसी तरीके से वाई के पास भी राइट इन पर्सन है, किसके अगेंस्ट, एक्स के अगेंस्ट। किस चीज को लेकर, लैंड को लेकर। तो बायर हो चाहे सेलर हो, जब दो पार्टीज के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों के पास जो है एक दूसरे के अगेंस्ट राइट इन पर्सोनम होता है। अब समझते हैं राइट इन रेम क्या होता है। However, after execution and registration of the sale deed, Y will have right in rem. Y के पास right in rem आ गया against the world at large। तो जैसे ही Y के नाम पर जो है लैंड ट्रांसफर हो जाएगी, सेल डीड बन जाएगी, Y के नाम पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी लैंड की, वैसे ही Y के पास जो है राइट इन रैम आ जाएगा उस लैंड को लेकर। राइट इन रैम क्या होता है, राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, यानी Y उस लैंड का ओनर है तो वाई के पास ये राइट है कि वो लैंड उससे कोई नहीं छीन सकता, वो लैंड का मालिक वो खुद है और वो उस लैंड की ओनरशिप के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। तो उसके पास राइट इन रैम आ गया उस लैंड को लेकर अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। तो राइट इन रैम जो है वो हमेशा एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है, जबकि राइट इन पर्सोनम जो है वो पर्संस के बीच आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट होता है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ऑन द सेल ऑफ कार, जब कार की सेल होती है तो उस समय पर दोनों ही पार्टीज के पास राइट इन पर्सोनम आएगा। जब कार सेल होगी तो जो परचेजर है वो कह सकता है कि मुझे कार चाहिए, कार की ओनरशिप चाहिए, जबकि जो सेलर है वो परचेजर से सेल प्रोसीड की डिमांड कर सकता है, यानी मुझे जो है कार के अगेंस्ट पैसा चाहिए। तो ऊपर वाला एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा था कि परचेजर के पास राइट इन पर्सोनम आता है। जब लैंड की सेल हो रही थी तो वाई जो परचेजर है उसके पास राइट इन पर्सोनम आ गया था अगेंस्ट एक्स। उसी तरीके से अगर हम बात करें सेलर की, तो यहाँ पर बता रखा है जब कार की सेल होगी या किसी भी चीज की सेल होगी तो सेलर के पास भी एक राइट आता है, किस चीज का, सेल प्रोसीड का। द राइट टू रिसीव सेल प्रोसीड
इज अ राइट इन पर्सोनम एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द परचेजर ऑफ द कार। तो यहाँ पर ये सेलर जो है कार के पैसे किससे मांग सकता है? क्या पूरी दुनिया से मांग सकता है? नहीं, सिर्फ परचेजर ऑफ अ कार से मांगेगा। जिन दो पार्टीज के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही दो पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट अपने राइट का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनते ही दोनों पार्टीज के बीच में एक दूसरे के अगेंस्ट राइट इन पर्सोनम आ जाता है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और एग्जांपल देखते हैं। इफ ए एडवांस अ लोन टू बी, तो ए अगर बी को लोन देता है तो जैसे ए ने बी को लोन दिया, ए के पास जो है राइट इन पर्सोनम आ गया। ए विल ओनली हैव अ राइट इन पर्सोनम अगेंस्ट बी। ए के पास जो राइट इन पर्सोनम है किसके अगेंस्ट है? बी के अगेंस्ट। किस चीज को लेकर राइट है? फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट देयरऑन। एक और एग्जांपल देखते हैं। ओनरशिप ऑफ अ हाउस इज अ राइट इन रेम। तो अगर आपके पास कोई घर है, उसकी ओनरशिप आपके पास है, तो वो आपका राइट इन रेम है। उस हाउस की ओनरशिप के लिए आप पूरी दुनिया के खिलाफ जा सकते हो, आपकी उस ओनरशिप को कोई भी पर्सन डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही हम बात करें राइट टू रिसीव द रेंट, अगर आपने अपने हाउस को रेंट पे दिया हुआ है तो आपके पास रेंट रिसीव करने का राइट है, लेकिन जो राइट टू रिसीव रेंट है वो किसके अगेंस्ट होगा? टेनेंट के अगेंस्ट होगा। टेनेंट के अलावा क्या आप किसी और से रेंट रिसीव कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपके पास जो राइट टू रिसीव रेंट है वो सिर्फ किसके अगेंस्ट है? टेनेंट के अगेंस्ट। तो राइट टू रिसीव रेंट हमारा राइट इन पर्सोनम है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट है, जबकि ओनरशिप ऑफ अ हाउस जो है वो राइट इन रेम है। तो क्लियर हो गया आपको राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम का कॉन्सेप्ट। तो राइट इन रेम जो है वो हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट अ पर्सन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। एंटायर वर्ल्ड से हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। जबकि बात करें राइट इन पर्सोनम की, इट जनरली विल कॉरेस्पोंडेंट विद अ ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द सैड पर्सन और पार्टी। तो राइट इन पर्सोनम जो है जनरली ड्यूटी इम्पोज करता है पार्टीज के ऊपर। तो एक्स और वाई ने यहाँ पर लैंड की सेल को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वाई के पास यहाँ पर राइट इन पर्सोनम आया था, तो वाई ने अपने राइट इन पर्सोनम का इस्तेमाल कर एक्स से परफॉर्मेंस की डिमांड करी। तो जैसे ही किसी पार्टी के पास राइट इन पर्सोनम आता है, वैसे ही जो है दूसरी पार्टी की ड्यूटी इम्पोज हो जाती है, यानी दूसरी पार्टी की लायबिलिटी इम्पोज हो जाती है कि उसको ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी होगी। तो ऊपर हम देख रहे थे हमारा तीसरा फीचर कह रहा था कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमें राइट मिलता है वो राइट कौन सा? राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी राइट इन पर्सोनम। एक्स जो है वाई से अपने पिज्जा के पैसों की डिमांड कर सकता है, और सिर्फ वाई से ही कर सकता है। वाई के अलावा क्या किसी और से पिज्जा के पैसे मांग सकता है? बिल्कुल नहीं मांग सकता। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी की बात तो होती नहीं है, सिर्फ जो भी अनजस्ट एनरिचमेंट हुआ होता है उसकी रिकवरी की बात होती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये हमारे सेलिएंट फीचर हो गए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। तो अभी तक हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन देख लिया, उसका बेस क्लियर कर लिया। लेकिन अभी तक हमने जितना पढ़ा वहां से क्वेश्चन एग्जाम में जनरली कम आता है। एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, सर्कमस्टांसेस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप इसको कह सकते हो काइंड्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। हम यहाँ पर 5 काइंड्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, जिसके अंदर लॉ जो है अनजस्ट एनरिचमेंट के ही प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन लगाएगा पार्टीज के ऊपर, यानी जिस पार्टी ने दूसरी पार्टी की कॉस्ट का बेनिफिट कंज्यूम किया होगा उस पार्टी के ऊपर क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन लगेगा, और उस पार्टी को दूसरी पार्टी का पैसा लौटाना होगा, यानी दूसरी पार्टी को रीइंबर्स करना होगा। रीइंबर्स का मतलब क्या होता है? दूसरे के पैसे को लौटाना या दूसरे के किसी सामान को लौटाना। अगर आपने दूसरे के किसी चीज का इस्तेमाल करा है तो आपकी ये लायबिलिटी बनती है कि आप उसको रीइंबर्स करो, यानी उसकी चीज को वापस लौटाओ। तो यही सब चीजें हमें यहाँ देखनी है। हमारे पास सेक्शन 68 टू 72 है जो हमें 5 काइंड्स देता है क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक एक करके देखते हैं। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, सेक्शन 68 के अंदर दिया गया है। क्या बोला गया है यहाँ पर? बात हो रही है पर्सन्स इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। पर्सन्स इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग से आपको याद आया, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन कौन से पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वहां पर हमने देखा था इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग यानी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। जो पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होते हैं उसके ऊपर ये सेक्शन लग रहा है, सेक्शन नंबर 68। ये सेक्शन के बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था। वहां पर हमने देखा था कि आप माइनर को अगर कोई भी नेसेसरी सप्लाई करते हो तो लॉ माइनर के ऊपर लायबिलिटी इंपोज करेगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी में से पर्सनली लायबल नहीं होगा। माइनर कभी भी, माइनर की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो माइनर अपनी प्रॉपर्टी में से उस नेसेसरीज की पेमेंट करेगा। यहाँ पर हमें उसी सेक्शन नंबर 68 को थोड़ा सा और डिटेल में देखना है। तो सेक्शन नंबर 68 क्या कहता है उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 68, इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्रैकेट वाला भी छोड़ दो, अभी ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अगर अ पर्सन, कौन सा पर्सन? जो इनकैपेबल है ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए इनकैपेबल है, उस पर्सन की बात हो रही है। और किसकी बात कर रहा है ये? और एनीवन whom he is legally bound to support, कोई भी जिसे वह कानूनी रूप से सपोर्ट देने के लिए बाउंड हो। anyone whom he is legally bound to support, कुल मिलाकर 2 पर्सन की बात हो रही है। जो पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है वो पर्सन, या फिर उस इनकैपेबल पर्सन के ऊपर जितने पर्सन डिपेंडेंट हैं उसकी बात करी जा रही है यहाँ पर। अब क्या बोला गया? इज सप्लाइड बाय
अनदर पर्सन विद नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। यहाँ पर जो दो पर्सन की बात करी गई है, उन दो पर्सन को कोई अनदर पर्सन नेसेसरी सप्लाई कर रहा है जो सूट करे उनकी लाइफ की कंडीशन से। अब देखो नेसेसरी हर पर्सन की अलग अलग होती है, किसी की नेसेसरी बहुत कम होती है, किसी की नेसेसरी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर नेसेसरी की बात हो रही है, लग्जरी की बात नहीं हो रही। अगर कोई अनदर पर्सन किसी इनकैपेबल पर्सन या उस पर डिपेंडेंट किसी पर्सन को नेसेसरी सप्लाई करता है, तो यहाँ पर जो अनदर पर्सन है जो नेसेसरी सप्लाई कर रहा है उसको लॉ ने राइट दिया है। क्या राइट दिया है? द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाई इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। जो पर्सन नेसेसरी सप्लाई कर रहा है उस पर्सन के पास ये राइट आ जाता है, वो पर्सन एंटाइटल हो जाता है कि वो रीइंबर्स कर सकता है, यानी जितने की नेसेसरी उसने सप्लाई करी है उतना पैसा वो उस इनकैपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है। तो इनकैपेबल पर्सन कौन होता है? हमारा माइनर हो सकता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड सच एज लुनेटिक्स एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल देख रहे थे, ए सप्लाइड टू बी अ माइनर। बी कौन है? यहाँ पर बी माइनर है, तो ए जो है बी को नेसेसरी सप्लाई कर रहा है। इन दिस केस A is entitled to reimburse from B's property। तो यहाँ पर A के पास राइट आता है कि वो अपनी नेसेसरीज की रीइंबर्समेंट कर सकता है B की प्रॉपर्टी से। यही बात ऊपर लिखी हुई थी। दूसरा एग्जांपल देखो, A supplied to the wife and children of B। B कौन है? B यहाँ पर लुनेटिक है, तो B के फैमिली मेंबर यानी वाइफ और चिल्ड्रन जो कि B के ऊपर डिपेंडेंट है, लीगली डिपेंडेंट है, उनको जो है A नेसेसरी सप्लाई कर रहा है। तो इस केस में A के पास राइट आएगा कि वो अपनी नेसेसरीज की पेमेंट किससे रिकवर कर सकता है? B की प्रॉपर्टी से। A is entitled to be reimbursed from B's property। एक और एग्जांपल देखो, राकेश इज मेंटली डिसेबल्ड। राकेश जो है मेंटली डिसेबल्ड है, इसका मतलब राकेश जो है इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर मोहित प्रोवाइड राकेश विद सम नेसेसिटीज सच एज एसेंशियल गुड्स। तो मोहित ने जो है राकेश को कुछ नेसेसरी सप्लाई करी। ऑन द अदर हैंड राकेश इज अनेबल टू पे ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स एंड हिज इलनेस। तो राकेश के पास लैक ऑफ फंड है, वो मोहित के द्वारा प्रोवाइड करी गई नेसेसरीज की पेमेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल बन रहा है, ये एग्जांपल बन रहा है हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पर मोहित के पास राइट आ गया, मोहित इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम द राकेश एसेट। मोहित ने जो नेसेसरी सप्लाई करी है उसका पैसा जो है मोहित राकेश की एसेट से ले सकता है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन नंबर 68 ने दो कंडीशन लगा दी। ऑल्दो मोहित मस्ट शो टू फैक्टर्स टू वैलिडेट हिज क्लेम। तो यहाँ पर मोहित को जो है दो फैक्टर्स शो करने होंगे, यानी दो कंडीशंस पूरी करनी होंगी, तभी जो है मोहित उन नेसेसरीज के अगेंस्ट पैसा क्लेम कर सकता है। दो कंडीशंस कौन सी लगा रखी है? पहली, राकेश इज मेंटली डिसेबल्ड। मोहित को ये प्रूव करना होगा कि राकेश जो है मेंटली डिसेबल्ड था, यानी जिस पर्सन को मैंने नेसेसरी सप्लाई करी है वो पर्सन इनकैपेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग था। दूसरा क्या कह रहा है? द गुड्स सप्लाइड वर नेसेसरी फॉर राकेश एट द टाइम दे वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मोहित ने जो राकेश को सामान सप्लाई करा वो सामान जो है नेसेसरी होना चाहिए, किसके लिए? राकेश के लिए। यानी जिस टाइम पर मोहित ने गुड्स सप्लाई करे थे राकेश को, उस टाइम पर राकेश के लिए वो चीजें नेसेसरी आइटम थी, उसके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट थी। आप उसको जो है सिर्फ नेसेसरी आइटम ही सप्लाई करोगे, लग्जरी आइटम या नेसेसरी से ऊपर कोई भी आइटम सप्लाई नहीं करोगे। अगर करते हो तो उसकी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ किस चीज की पेमेंट मिलेगी? नेसेसरी की। यहाँ पर नेसेसरी की रिकवरी हो सकती है, उसके अलावा और किसी चीज की रिकवरी नहीं होगी। तो दो बातें सप्लायर को साबित करनी है, यानी मोहित को साबित करनी है कि उसने जो सामान सप्लाई करा है वो इनकम्पिटेंट पर्सन को करा है। दूसरी बात कि जो भी सामान सप्लाई करा है वो सामान उस पर्सन की नेसेसरी था। तो यही दो कंडीशन ऊपर लिखी गई है, यही दो बातें ऊपर लिखी गई है टू एस्टैब्लिश हिज क्लेम। यहाँ पर जो सप्लायर का क्लेम है उसके लिए सप्लायर को दो कंडीशन पूरी करनी होगी। सप्लायर मस्ट प्रूव नॉट ओनली दैट द गुड्स वर सप्लाइड टू अ पर्सन हु वाज माइनर और लुनेटिक, बट आल्सो दे वर स्विचेबल टू हिज एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ सेल एंड डिलीवरी। तो ये हमारा पहला काइंड हो गया, या मैं कहूं पहला क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का टाइप हो गया। सेक्शन नंबर 68 के अंदर दिया हुआ है, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। यह में दिया गया सेक्शन नंबर 69 के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 69 ऑफ द एक्ट, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी व्हिच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स बाय द अदर। अब इस सेक्शन 69 की बेयर एक्ट की डेफिनेशन को देखने से पहले इसी डेफिनेशन को सिंपल वर्ड्स में देखते हैं, समझते हैं आखिर ये सेक्शन क्या कह रहा है, उसके बाद इस डेफिनेशन पर वापस आएंगे। पहले देखते हैं सिंपल वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन मेक्स द पेमेंट व्हिच इज लीगल ड्यूटी ऑफ अनदर पर्सन। यहाँ पर एक पर्सन जो है कुछ पेमेंट करेगा और वो पेमेंट करना दूसरे पर्सन की लीगल ड्यूटी होगी, यानी जो पर्सन पैसा पे करेगा वो पर्सन लीगली बाउंड नहीं है उस पैसे को पे करने के लिए। लीगली बाउंड कौन है? दूसरा पर्सन, लेकिन दूसरे पर्सन के बिहाफ पे पहला पर्सन पेमेंट कर रहा है। अभी तक इतनी बात लिखी हुई है, आगे देखते हैं। इन सच केसेस द पर्सन हु हैज मेड द पेमेंट कैन रिकवर सच मनी फ्रॉम द पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू पे। क्या लिखा हुआ है कि जो पर्सन
पैसा पे करेगा, यानी जो पर्सन एक्चुअल में पैसा पे कर रहा है वो पर्सन दूसरे पर्सन से अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। अब दूसरा पर्सन कौन है? दूसरा पर्सन वो पर्सन है जो लीगली बाउंड था इस पैसे को देने के लिए। ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है। दो पर्सन है, एक पर्सन वो है जिसकी एक्चुअल लायबिलिटी बनती है पैसा पे करने की, और एक दूसरा पर्सन है जो एक्चुअल में पैसा पे कर रहा है। तो यहाँ पर लॉ कह रहा है कि जो पर्सन एक्चुअल में पैसा पे कर रहा है वो पर्सन अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। किससे? उस पर्सन से जिसकी एक्चुअल लायबिलिटी बनती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा। बी होल्ड लैंड इन बंगाल ऑन अ लीज गारंटेड बाय ए द जमींदार। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए और बी। बी के पास एक लैंड है जो कि उसने लीज पे लिया, किससे? ए से। ए कौन है? ए एक जमींदार है, उसने बी को अपनी लैंड जो है लीज पर दी हुई है। द रेवेन्यू पेबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर, हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो है उस लैंड के ऊपर, जो लैंड बी ने लीज पर ली हुई है, उस लैंड के ऊपर कुछ टैक्सेस अनपेड हैं जो कि ए को देने। ए उस लैंड का ओनर है, तो ए की एक्चुअल लायबिलिटी बनती है कि वो उस लैंड के ऊपर जो भी टैक्सेस हैं वो टैक्सेस गवर्नमेंट को टाइमली पे करे। तो उस लैंड के ऊपर कुछ टैक्सेस रह रहे हैं जो ए ने अभी तक पे नहीं करे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने जो है उस लैंड को सेल के लिए ऑक्शन पे लगा दिया। अब अगर वो लैंड जो है सेल हो जाती है तो उस लैंड के सेल होने से बी का नुकसान है। बी ने तो वो लैंड लीज पे ली हुई है, बी उस पे फार्मिंग कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो अगर लैंड सेल हो गई तो बी का तो नुकसान हो जाएगा, बी के हाथ से तो वो लैंड चले जाएगी। तो यहाँ पर अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेल विल बी एन्यूलमेंट ऑफ बीज लीज। तो यहाँ पर लैंड के सेल होने का कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि बी की लीज खत्म हो जाएगी, बी की लीज जो है वो कैंसिल हो जाएगी। एन्यूलमेंट का मतलब होता है कैंसिल। तो बी जो है अपने नुकसान को बचाने के लिए, बी ये नहीं चाहता कि वो लैंड उसके हाथ से चले जाए, इसीलिए बी जो है ए के बिहाफ पे गवर्नमेंट को वो एरियर पे कर देता है, यानी उस लैंड से रिलेटेड जो भी पेमेंट बची होती है वो पेमेंट वो गवर्नमेंट को कर देता है। अब गवर्नमेंट को तो सिर्फ रिवेन्यू से मतलब है, वो रिवेन्यू कोई भी दे, ओनर दे या फिर जो है कोई और पर्सन दे, गवर्नमेंट को उसका रिवेन्यू मिल गया, बात खत्म। तो वो लैंड जो है बच गई। तो बी ने ऐसा क्यों करा? टू प्रिवेंट द सेल। बी चाहता था कि उस लैंड की सेल ना हो, तो उस लैंड की सेल को रोकने के लिए बी ने ऐसा करा। एंड द कॉन्सिक्वेंट annulment ऑफ हिज ओन लीज पेज टू द गवर्नमेंट द सम ड्यू फ्रॉम ए। तो ए ने जो पैसा पे करना था वो पैसा किसने पे कर दिया? बी ने पे कर दिया। जबकि एक्चुअल में लीगली बाउंड कौन था पैसा पे करने के लिए? ए ओनर है, उस लैंड के ऊपर कोई भी टैक्स बनेगा तो वो ए की लायबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को पे करे। तो ए लीगली बाउंड था उस पैसे को देने के लिए जो कि बी ने पे कर दिया। तो सेक्शन नंबर 69 कहता है यहाँ पर कि अब जो है ए बाउंड होगा कि वो बी को जो है उसके पैसा वापस करे। तो अब ये सेक्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। ये सेक्शन कहता है ए और बी दो पार्टीज हैं, ए एक्चुअली में लीगली बाउंड था पैसा पे करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ए ने पैसा नहीं दिया। किसने पैसा दिया? बी ने दिया। बी ने आखिर गवर्नमेंट को पैसा क्यों दिया? क्योंकि बी का इंटरेस्ट था उस लैंड के ऊपर। बी बाउंड नहीं था पैसा देने के लिए, लेकिन बी का उस लैंड के ऊपर इंटरेस्ट था। बी ने उस लैंड को लीज पे लिया था, बी उस पे फार्मिंग कर रहा था। तो बी ने जो है अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया। तो एक पर्सन जिसका इंटरेस्ट है, दूसरा पर्सन जो लीगली बाउंड है। यही लैंग्वेज और यही वर्ड्स सेक्शन नंबर 69 के अंदर दिए गए। यहाँ पर क्या लिखा गया था? A person who is interested in the payment of money। बी जो था इंटरेस्टेड था पेमेंट करने के लिए, क्यों? क्योंकि बी का उस लैंड के ऊपर इंटरेस्ट था। जबकि which another is legally bound by law to pay। जबकि उस पैसे को पे करने के लिए लीगली बाउंड कौन था? वो अनदर पर्सन, यानी ए। तो जो अनदर पर्सन था वो लीगली बाउंड था उस पैसे को पे करने के लिए। एंड हु देयरफॉर, हु कौन है यहाँ पर? वो पर्सन जो इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड पर्सन जिसने एक्चुअल में पैसा पे करा है। हु देयरफॉर पेज इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स्ड बाय अदर, यानी सेक्शन नंबर 69 उसे राइट दे रहा है कि वो उस अदर पर्सन से, यानी जो लीगली बाउंड था उस पर्सन से अपने पैसे को रीइंबर्स करवा सकता है। अब इसके और भी एग्जांपल देखते हैं, आगे देखते चलो। द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द रिकवरी ऑफ पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन को अगर अपना पैसा वापस चाहिए तो उसको लेकर लॉ ने कंडीशन लगाई है कि ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी इंटरेस्टेड पर्सन को उसका पैसा अदर पर्सन से वापस मिलेगा। तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, इंटरेस्ट इन मेकिंग पेमेंट। द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट शुड बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग द पेमेंट। द पेमेंट शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट व्हिच इज sought टू बी प्रोटेक्टेड शुड बी बोना फाइड एंड लीगली रिकॉग्नाइजेबल। क्या बोला गया है? पहली बात, जो पर्सन पेमेंट कर रहा है उसका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए पेमेंट करने को लेकर। बी का इंटरेस्ट था पेमेंट करने को लेकर, तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो पेमेंट किस चीज को लेकर कर रहे हो? टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बी ने भी यहाँ पर पेमेंट करी थी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड द इंटरेस्ट इज sought टू बी प्रोटेक्टेड शुड बी बोना फाइड, और जो इंटरेस्ट आप प्रोटेक्ट कर रहे हो वो इंटरेस्ट आपका बोना फाइड होना चाहिए, यानी आप उस लैंड के ऊपर कोई इलीगल काम कर रहे हो। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर एक केस लॉ देखते हैं, 1950 का एक केस है। इसमें क्या हुआ था? अ महाराजा सोल्ड सर्टेन मिल्स विदाउट पेइंग म्युनिसिपल टैक्स। तो एक महाराजा था जिसने अपनी मिल को सोल्ड करा था बिना म्युनिसिपल टैक्स पे करे। म्युनिसिपल टैक्स किसको पे करा जाता है? लोकल अथॉरिटी को। तो उस मिल के
ऊपर जो है कुछ टैक्स बचा हुआ था गवर्नमेंट का, और बिना वो टैक्स पे करे महाराजा ने उस मिल को किसी दूसरे पर्सन को सेल कर दिया। अब गवर्नमेंट को टैक्स मिला नहीं, गवर्नमेंट ने जो है मिल को ऑक्शन पे लगा दिया। अब महाराजा का क्या जाता है, महाराजा ने तो उस मिल को बेच दिया। अब जिसने वो मिल को खरीदा वो जाने या गवर्नमेंट जाने, तो बायर यानी जो पर्सन ने मिल खरीदी थी उस पर्सन ने वो टैक्स पे कर दिया। द बायर पेड द टैक्सेस टू सेव द प्रॉपर्टी। बायर ने मिल को बचाने के लिए वो टैक्स पे कर दिया। उसके बाद केस कर दिया महाराजा के ऊपर कि महाराजा जो है अब मुझे ये म्युनिसिपल टैक्स वापस करे, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स पे करने की एक्चुअल लायबिलिटी किसकी बनती थी, उस महाराजा की। वो म्युनिसिपल टैक्स तब तक का था जब तक उसका ओनर कौन था, महाराजा। यानी पुराना म्युनिसिपल टैक्स था जिसको पे करने की एक्चुअल लीगल लायबिलिटी महाराजा की बनती थी, लेकिन महाराजा ने बिना टैक्स पे करे वो मिल जो है दूसरे पर्सन को सेल कर दी। अब बायर को जो है उस टैक्स को पे करना पड़ा, भाई उसका इंटरेस्ट है उसके ऊपर। अब ये मिल उसकी है, उसको अपनी मिल को बचाना है। ये जो बायर है ये एक्चुअल में लीगली बाउंड नहीं है टैक्स पे करने के लिए। लीगली बाउंड कौन है, महाराजा। महाराजा की लायबिलिटी बनती थी, तो बायर के पास ये राइट आ गया कि वो उस महाराजा के खिलाफ केस करके अपने उस पैसे की रीइंबर्समेंट कर सकता है जो पैसा उसने गवर्नमेंट को पे करा। इट वाज हेल्ड दैट बाय एग्रीइंग टू परचेज द प्रॉपर्टी ही हैज एक्वायर्ड सफिशिएंट इंटरेस्ट इन इट टू सेफगार्ड। एक और केस देखते हैं, 1906 का केस है। A was the owner of certain property, B was liable to area of government revenue. A's goods was wrongly attached to realize the area due from B. In order to save his property, A paid the government the sum due from B. तो यहाँ पर क्या हुआ था, दो पार्टीज है A और B। A कौन है, ए जो है ओनर है कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी का। ए के पास कुछ गुड्स है जिसका वो ओनर है, गुड्स को भी हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, गुड्स भी ए की प्रॉपर्टी है। अब बी कौन है, बी ने जो है गवर्नमेंट का कुछ पैसा देना बाकी है, यानी बी जो है लायबल है टू पे एरियर ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब हुआ क्या, एक दिन जो ए के गुड्स थे वो गलती से बी के घर पे चले गए, यानी बी की प्रॉपर्टी पर चले गए वो गुड्स। अब बी के घर के अंदर जो है ए के गुड्स है, और बी ने जो है गवर्नमेंट का पैसा नहीं दिया, तो गवर्नमेंट ने जो है बी के घर को यानी बी का जो हाउस है उसको ऑक्शन के लिए सेल पे लगा दिया। भाई सीधी बात है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट ने जो है पैसा रिकवर करने का रास्ता निकाला और बी के घर को ऑक्शन पे लगा दिया। बोला इस घर को बेच के हम अपने पैसे की रिकवरी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बी के घर के अंदर जो है ए के गुड्स पड़े हुए, ए का तो कोई पैसा नहीं बनता गवर्नमेंट को देने के लिए, तो गलत तरीके से कुछ ऐसा हुआ जिससे जो है बी की प्रॉपर्टी के साथ ए के गुड्स जो है अटैच हो गए, और गवर्नमेंट ने जो है बी की प्रॉपर्टी को सेल पे लगा दिया। तो उस घर के अंदर ए के गुड्स पड़े हुए, तो हो क्या रहा है कि ए के गुड्स भी साथ में जो है अटैच होकर रियलाइज हो रहे हैं, जबकि एक्चुअल में पैसा बी ने देना है ना कि ए ने। तो ए ने जो है अपने गुड्स को बचाने के लिए, ए के जो गुड्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ए के लिए बहुत जरूरी थे, तो ए ने जो है अपने गुड्स को बचाने के लिए टू सेव हिज प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को बी का जितना भी पैसा ड्यू था वो पैसा पे कर दिया। ए ने गवर्नमेंट को पैसा पे कर दिया ताकि गवर्नमेंट जो है बी के घर को ना बेचे और ए जो है उस घर में से अपने गुड्स को निकाल सके। तो यहाँ पर एक्चुअल लायबिलिटी किसकी बनती थी, गवर्नमेंट को पैसा देने की, बी की। बी लीगली बाउंड था, लेकिन ए का जो है उस घर के ऊपर इंटरेस्ट था। किस बात का इंटरेस्ट था, ए के गुड्स पड़े थे उस घर के अंदर, तो ए ने अपने गुड्स बचाने के लिए बी के एरियर को पे करा, तो ए ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेमेंट करी है, जबकि ए लीगली बाउंड नहीं था। लीगली बाउंड कौन था, बी। तो यहाँ पर क्या बोला गया, कोर्ट ने बोला कि जो ए है वो एंटाइटल है टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी। तो ए जो है अपने पैसे को क्लेम कर सकता है, अपने पैसे को रिकवर कर सकता है जो पैसा उसने बी के बिहाफ पे दिया। तो समझ में आ गया आपको, पहली कंडीशन क्लियर हो गई, इंटरेस्ट इन मेकिंग पेमेंट। दूसरी कंडीशन देखते हैं, नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट। जो पर्सन पेमेंट कर रहा है उसका खुद का कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, यानी उसका सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। वो पेमेंट कर रहा है सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्चुअल में उसकी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए पेमेंट करने की। The person who makes the payment should not be legally bound to pay. He should only be interested in making the payment in order to protect his own interest. वो पेमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहता है, ना कि वो लीगली बाउंड है। इसका एग्जांपल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा एक केस लॉ है, इसको आप एक बार देख लो, आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। केस है हमारा पोर्ट ट्रस्ट मद्रास वर्सेस बॉम्बे कंपनी के बीच। केस के फैक्ट क्या थे एक बार देख लेते हैं। An employee of the port trust was injured when on duty. एक एम्प्लॉय जो कि पोर्ट ट्रस्ट का था वो इंजर्ड हो गया ऑन ड्यूटी। इंजर्ड हुआ कैसे, ये जो एम्प्लॉय था ये पोर्ट के पास अपना काम कर रहा था, अचानक से जो है इस बॉम्बे कंपनी का एक कार्ट आया जो कि हैवी लोडेड था आयरन मैस से। आयरन मैस क्या होता है, लोहे की जो जालियां होती हैं उनको आयरन मैस बोलते हैं। तो आयरन मैस से लोडेड था ये बॉम्बे कंपनी का ट्रक। अचानक ही जो है आके इस पोर्ट ट्रस्ट के एम्प्लॉय से टकराया और इस पोर्ट ट्रस्ट के एम्प्लॉय को चोट लग गई। चोट भी कोई छोटी मोटी नहीं लगी, काफी सीरियस इंजरी हुई थी इसके पैरों में, जिसकी वजह से अब ये काम नहीं कर सकता। तो जो एम्प्लॉयर था यानी जो पोर्ट ट्रस्ट था उसने अपनी तरफ से एक कंपनसेशन अमाउंट पे करा इस एम्प्लॉय को अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। जब कभी भी किसी एम्प्लॉय को चोट लग जाती है, वो भी काफी सीरियस चोट लग जाती है ऑन ड्यूटी, तो उस केस में एम्प्लॉयर के ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट लगता है, जो कि एम्प्लॉयर को बाउंड करता है कि वो एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे करे। तो उसी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर ने इस एम्प्लॉय को
कंपनसेशन अमाउंट पे करा और कंपनसेशन अमाउंट पे करने के बाद स्पोर्ट ट्रस्ट ने जो है केस फाइल कर दिया किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट। डिफेंडेंट कौन है हमारा, बॉम्बे कंपनी। केस क्यों करा गया, क्योंकि ये पोर्ट ट्रस्ट का कहना था कि जो मेरे एम्प्लॉय को चोट लगी थी वो चोट जो है तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से लगी थी, तुम्हारे कार्ट का जो कार्टमैन था उसकी लापरवाही की वजह से मेरे एम्प्लॉय को चोट लगी है, तो जो भी कंपनसेशन मैंने अपने एम्प्लॉय को पे करा है वो कंपनसेशन तुम मुझे वापस करो। तो जैसे ही मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने सारी बातों को सुना, कोर्ट ने जो है इस पोर्ट ट्रस्ट यानी जो प्लेंटिफ है इसके केस को डिसमिस कर दिया। द क्लेम वाज डिसमिस, क्लेम को डिसमिस करा गया अंडर सेक्शन 69 और बोला गया कि जो प्लेंटिफ है यानी जो पोर्ट ट्रस्ट है उसने अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे करा है। तो ये जो एम्प्लॉयर ने कंपनसेशन पे करा एम्प्लॉय को, ये एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बनती थी। एम्प्लॉयर लीगली बाउंड था इस कंपनसेशन को देने के लिए अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इसने कोई दूसरे के बिहाफ पे पैसा पे नहीं करा, इसकी खुद की लीगल लायबिलिटी बन रही थी। और सेक्शन 69 में साफ साफ लिखा है कि जो पर्सन पैसा पे करेगा उसकी कभी भी लीगल लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए पैसा देने की, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए पैसा पे कर रहा है। जबकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उसने जो कंपनसेशन पे करा एम्प्लॉय को वो उसकी लीगल लायबिलिटी थी पे करना। क्लियर हो गया। अगली कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारे सामने लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ अदर पर्सन। क्या बोला गया कि जो अदर पर्सन है, दो पर्सन होते हैं यहाँ पर, एक पर्सन जो पैसा पे करता है जिसका इंटरेस्ट होता है, दूसरा पर्सन जो लीगली बाउंड होता है। तो उस अदर पर्सन जो लीगली बाउंड है उसके बारे में बात हो रही है। क्या बोला गया, अदर पर्सन शुड बी लीगली बाउंड बाय लॉ टू पे। अदर पर्सन जो है लीगली बाउंड होना चाहिए पैसा पे करने के लिए एंड नॉट सिंपली मॉरली बाउंड टू पे। उसके ऊपर केस लॉ देखो 1937 का केस है। अ प्लेंटिफ वाज द ओनर ऑफ अ बॉन्डेड वेयरहाउस। बॉन्डेड वेयरहाउस क्या होता है, यहाँ पर जो है इस वेयरहाउस के अंदर उन गुड्स को रखा जाता है जो गुड्स इंपोर्ट होकर आए होते हैं, यानी ऐसे गुड्स जो इंपोर्ट होकर आए हुए हैं लेकिन अभी तक उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे नहीं करी गई है। कस्टम ड्यूटी पे करे बिना गुड्स जो है बॉन्डेड वेयरहाउस से बाहर नहीं जा सकते। तो इंपोर्टेड गुड्स को इस बॉन्डेड वेयरहाउस में रखा जाता है जिसका ओनर कौन है, ए। तो ए की लायबिलिटी बनती है कि वो ध्यान रखे कि कोई भी गुड्स बिना कस्टम ड्यूटी पे करे इस वेयरहाउस से बाहर ना जाए। तो यही जो है ए हमारा प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल करा है। अब बी कौन है, बी डिफेंडेंट है। बी इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स, बी ने जो है कुछ सर्टेन गुड्स इंपोर्ट करे। तो बी के कुछ गुड्स हैं जो कि कहां पर रखे गए, ए के बॉन्डेड वेयरहाउस में। ए टुक इनटू हिज वेयरहाउस द गुड्स इंपोर्टेड बाय बी। ए जो है अपने बॉन्डेड वेयरहाउस में लेके गया बी के गुड्स को, जो गुड्स बी ने इंपोर्ट करे थे, क्योंकि पहले उन गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी, उसके बाद ही उनको वेयरहाउस से क्लियरेंस मिलेगी। दीज गुड्स वर लायबल टू ड्यूटी। ए वाज रिस्पांसिबल टू द कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड एक्साइज इफ द गुड्स गो आउट ऑफ द बॉन्डेड वेयरहाउस विदाउट पेइंग ऑफ ड्यूटीज। तो ए को ध्यान रखना होता है कि कोई भी गुड्स जो है वेयरहाउस से बाहर ना जाए विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी। लेकिन हुआ क्या, द गुड्स वर स्टोलन विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ ए। कस्टम ड्यूटी अभी तक पे नहीं हुई लेकिन गुड्स चोरी हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि ए के अपने पार्ट पर कोई भी नेग्लिजेंस नहीं हुई है, ए की कोई गलती नहीं है यहाँ पर, उसके बावजूद गुड्स की चोरी हो गई। अब ड्यूटी पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, ए रिस्पॉन्सिबल था कि वो ड्यूटी कलेक्ट करेगा और कस्टम डिपार्टमेंट में जमा करेगा। अब कस्टम डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर है वो ड्यूटी किससे रिकवर करेगा, ए से। तो कमिश्नर ने जो है ड्यूटी किससे रिकवर कर ली, ए से। ए ने ड्यूटी पे कर दी। अब ये बताओ क्या ए लीगली बाउंड था ड्यूटी पे करने के लिए, बिल्कुल नहीं। गुड्स किसके थे, बी के। तो बी की लीगल ड्यूटी बनती थी कि वो ए को ड्यूटी पे करे। ए का तो सिर्फ इतना ही काम था कि ए जो है ड्यूटी को कलेक्ट करता था और कस्टम डिपार्टमेंट में जमा करता था। अब गुड्स की चोरी हो गई तो ए को अपनी तरफ से ड्यूटी पे करनी पड़ी, जबकि ए की कोई गलती भी नहीं थी। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 69 ए को राइट देता है कि वो इस ड्यूटी को यानी जो अमाउंट उसने कमिश्नर को पे करी है वो उस अमाउंट को बी से रिकवर कर सकता है, क्योंकि ए की तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, उसके बावजूद गुड्स की चोरी हो गई तो इसमें ए की कोई गलती नहीं है। तो ए वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम बी द अमाउंट पेड ऑफ द ड्यूटी। तो अगर अदर पर्सन लीगली बाउंड है पैसा पे करने के लिए तो फिर उसको पे करना ही होगा। तो क्लियर हो गया, तीनों कंडीशन देख ली हमने, अच्छे से डिटेल में समझ ली, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा टाइप है हमारा ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्युटोस एक्ट। सेक्शन नंबर 70 में दिया गया है, हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 68 से लेकर सेक्शन नंबर 72 तक। सेक्शन 68 हमने देख लिया, 69 देख लिया, अब देखते हैं सेक्शन 70।